हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज यूनिट 10 के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यूनिट 10 का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है भूगर्भ शास्त्र। ओके, भूगर्भ शास्त्र, उसकी परिभाषा और उसका महत्व। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें यही है। पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत पर प्रकाश डालना, फिर भूगर्भ शास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, भूपर्पटी क्या है, भूप्रवार, क्रोड। तो जो सेकंड टॉपिक हमारा उसमें यूनिट 10 में वो है हमारा भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, भूपर्पटी पर टिप्पणी लिखिए या भूप्रवार पर टिप्पणी लिखिए या फिर कोर जो है उस पर टिप्पणी लिखिए। तो आज के सेशन में अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। जो यूनिट 10 है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो और उन सब के आंसर्स मेरे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट उसमें टॉपिक दिया हुआ है हमारा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन सोचिए आप कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात तो स्थल मंडल जो है उसमें हमारे क्या क्या आएंगे, पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं वो सभी स्थलाकृतियाँ आएंगी इसमें, जितने भी भ्रंश घाटियाँ हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं वो सब आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, स्थल मंडल किसे कहते हैं, इसके विकास पर टिप्पणी लिखिए। पर्वत क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया बताइए या निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। स्थलाकृति किसे कहते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। जलीय स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, है ना, जलीय स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ किसे कहते हैं। अब स्थलाकृति में भी क्या होता है, तीन तरह से पहले तो ये डिवाइड होती हैं, आंतरिक कारकों द्वारा, बाह्य कारकों द्वारा और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। अब जो स्थलाकृति है ये तीन टाइप्स की होगी। अब जो फर्स्ट स्थलाकृति है हमारा आंतरिक, है ना, क्या है हमारा आंतरिक कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसके भी सब टाइप्स हैं। पहला क्या है, वलित पर्वत, क्या है, वलित पर्वत। दूसरा भ्रंश घाटी, अब ये जो है ये कैसे आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा बनी है। थर्ड क्या है हमारा ब्लॉक पर्वत, तो ये हो गए हमारे आंतरिक परिवर्तन। ऐसे ही हमारी बाह्य कारकों द्वारा निर्मित है, जिसमें हमारी बाह्य कारक जो है उसमें क्या क्या आएंगे, बाह्य कारकों में उसमें आएगी हमारी नदी द्वारा जितनी भी निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, भूमिगत, है ना, जो जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, और हिमानी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं, और पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। तो ये सब किस में आएगा, हमारे बाह्य कारक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में। ऐसे ही हमारा थर्ड है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित। अभी ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित आकृतियाँ हैं वो क्या है, कभी भी 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकती हैं कि फेकोलिथ क्या है, लेकोलिथ क्या है, बेथोलिथ क्या है, सीडर क्या है, डाइक क्या है या लेपोलिथ क्या है। तो ये सब क्या है 3 नंबर में आ सकते हैं आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थलाकृति किसे कहते हैं और इसके वर्गीकरण को बताइए। ऐसे ही जलीय स्थलाकृति क्या है, वर्णन कीजिए। या फिर इसी को क्वेश्चन को घुमा के अगर थोड़ा पूछा जाएगा तो क्या पूछ सकते हैं, जलीय की जगह पे पूछ सकते हैं अपरदनात्मक नदी स्थलाकृतियों पर प्रकाश डालें, जिसमें हमारे क्या क्या आ सकते हैं। अपरदनात्मक में हमारी वी आकार की घाटी आएगी, है ना, लटकती हुई घाटी जिसे बोलते हैं गार्ज, जलगर्तिका, जलप्रपात, क्षिप्रिका, नदी विसर्प, प्राकृतिक कगार, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ पंख, नदी वेदिका, संरचनात्मक सोपान, डेल्टा और ज्वारनद मुख। तो जो इतने मैंने बताया आपको, ये लगभग समझ लीजिए 12 से 15 जो बताया मैंने। तो इनमें से क्या है, क्वेश्चन ये बड़ा तो फ्रेम होगा ही होगा, साथ में क्या आ सकता है, इनमें से किसी में भी जितने भी अपरदनात्मक बताया मैंने, जैसे वी आकार की घाटी या जलप्रपात, तो इन पर क्या आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आ सकती है आपको एग्जाम में। या फिर आपको 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि जलोढ़ पंख क्या है ना, जलोढ़ पंख क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे हमारे किसमें, जलीय स्थलाकृति का वर्णन करें या अपरदनात्मक नदी स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो सिर्फ अगर हम अपरदनात्मक की बात करें तो कम से कम 12 प्रकार की नदी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और सिर्फ अगर आपको 100 शब्दों में पूछा जाएगा नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताइए, तो उसमें आप सिंपल करेंगे, नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है ऐसे 3 पॉइंट्स बनाएंगे आप।
पहले में लिखेंगे अपर्दनाक, मतलब अपर्दन के द्वारा जो नदी में स्थलाकृतियाँ बनती हैं। दूसरा हिमनदों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएंगी ये स्थलाकृतियाँ, किन किन टाइप से बन सकती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलीय हो गया। फिर आपसे आ सकता है हिमनदीय द्वारा निर्मित, क्या है, हिमनदीय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। अब हिमनदी में क्या क्या आएगा आपका, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क आएगा आपका, है ना, एरिट आ सकता है आपका, हॉर्न आ सकता है ना, नाटक आ सकता है, और एस्कर, ड्रमलिन, केम, है ना। तो ये सब क्या है आपके, ये ऐसे हैं जो 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। और अगर आया हिमनदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति बताइए, तो फिर आपको इसको 100 शब्दों में या 200 शब्दों में, जितने में भी आएगा, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ये सब मेरे नोट्स में विद डायग्राम दिए हुए हैं। सारे नोट्स को बता पाना यहाँ पे संभव नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लेके आई हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा इजी हो जाए कि यूनिट 10 में अगर आप खुद से नोट बनाना चाहते हैं तो उनमें कौन कौन से प्रश्न शामिल होंगे। अगला है हमारा भ्रंश पर्वत क्या है, भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, या भ्रंश पर्वत की विशेषताएं बताएं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा भ्रंश पर्वत से रिलेटेड। भ्रंश पर्वत भी एक तरह की हमारी क्या है, स्थलाकृति ही है। फिर वलित पर्वत क्या है, वलित पर्वत की विशेषताएं। तो इसमें हमको क्या करना है, वलित पर्वत किसे कहते हैं, और इसका निर्माण कैसे हुआ, और इसकी विशेषता क्या है, और इसका उदाहरण कि कहाँ पर वलित पर्वत पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, ये है ना, इनकी विशेषताएं, या भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। इसके बाद शुष्क स्थलाकृतियाँ किसे कहते हैं। शुष्क स्थलाकृतियाँ बेसिकली वो होती हैं जो पवन के द्वारा निर्मित होती हैं, है ना, वायु के द्वारा, जो वायु के अपर्दन के फलस्वरूप होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम शुष्क स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। अब शुष्क स्थलाकृतियाँ कैसी होती है, जैसे इंसेलबर्ग हो गया, छत्रक हो गया, जुगेन हो गया, अपवाह गर्त हो गया, यारडांग है, शिफ है, बरखान है, लोयस, भूस्तंभ, जालीदार जो शिला होती हैं। तो इस तरह से लगभग 11 से 12 हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, शुष्क आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ, या फिर अपर्दन के द्वारा, वायु अपर्दन के द्वारा जो आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब इनमें क्या आ सकता है, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया और जिसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन तो कवर हो गया आपका 200 शब्दों का, लेकिन अगर 3 नंबर में आ गया सिर्फ इंसेलबर्ग क्या है ना, या फिर छत्रक क्या है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं करना है आपको। मेरे नोट्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कवर किया है, बस वहाँ पे आप लिखेंगे कि हवा के द्वारा ये गुंबदनुमा संरचना है, उदाहरण इसका सहारा मरुस्थल है, और इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो इससे आपका क्या है, इंसेलबर्ग जो है वो 3 नंबर का कवर हो जाएगा। ऐसे ही छत्रक, जुगेन, यारडंग, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगता है कि हाँ 3 नंबर में आ सकते हैं, तो उनको मैंने अपने नोट्स में अच्छे से 5 मार्कर्स के रूप में भी कवर किया है। नोट्स में कोई भी रिपीटेशन नहीं है, क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म किए गए हैं जिससे आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में। क्या है, हमारे पास मैटर तो बहुत होता है, लेकिन हमको शब्द सीमा में बंधे हुए हैं, तो हमको अपने शब्द के हिसाब से ही अपना आंसर फ्रेम करना है, और उतने ही शब्द में हमें वो सब कुछ डालना है जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और हमें कॉपी में फुल मार्क्स मिले। ऐसा ही अगला क्वेश्चन हमारा कास्ट स्थलाकृति। अब कास्ट स्थलाकृति से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। कास्ट होता है बेसिकली जो चूने पत्थर से के क्षेत्र में जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनका। तो कास्ट स्थलाकृति किसे कहते हैं, कास्ट स्थलाकृतियों के नाम बता सकते हैं, जैसे घोल, रंध्र, डोलाइन, ज्वाला, पोलजे, अंधी घाटी, और स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट। अब जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट है, इसमें अलग से भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है, या इसको अलग से 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने उसमें कवर किया हुआ है इस तरह से। अगला हमारा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये भी बहुत सारी होती हैं, कगार हो जाते हैं, सागरी कंदरा, प्राकृतिक चिमनी, मेहराब, अंकुश, तो ये सब कुछ कवर किया हुआ है। फिर है गार्ज क्या होता है ना, गार्ज जो होती है वो कहाँ बनती है, जो कैनियन खंड बनते हैं। फिर पृथ्वी के परिमंडल, जो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये तो हमारा स्थल मंडल में इतना कुछ कवर होगा। अब स्थल मंडल के बाद हम जल मंडल में आएंगे, तो जल मंडल में हमारे कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे, जलमंडल क्या है, जलमंडल किसे कहते हैं, है ना, पृथ्वी के जो परिमंडल हैं उनके नाम बताओ। परिमंडल मीन्स मंडल, जैसे 4 मंडल होते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। फिर है हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, जलमग्न कटक जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर समुद्री जलमग्न जो निक्षेप हैं, है ना, उनकी विभिन्न आकृतियाँ क्या हैं। और जलमंडल में जल के वितरण को समझाइए, मतलब जो हम जलमंडल पढ़ेंगे
तो उसमें जल का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ है। हिमनद प्रदेशों में स्थलाकृतियों के विकास का विवरण दीजिए कि मतलब जो हिमनद प्रदेश होते हैं, है ना, वहाँ पर चट्टानों के अपरदन से या निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं और कैसी मतलब स्थलाकृतियाँ होती हैं, अपरदनात्मक होती हैं या निक्षेपणात्मक, और अपरदनात्मक भी होती हैं तो उसके सब टाइप्स क्या हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। फिर है कास्ट जो प्रदेश है वहाँ पे जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके विकास का क्रम बताइए कि किन दशाओं में वो बनी होंगी या किन दशाओं में वो निर्मित हुई हैं। तो उन और स्थलाकृतियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कि मतलब किस तरह से बनते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आंतरिक और बाह्य दो तरह के कारण होते हैं, लेकिन उनके भी बहुत से सब टाइप्स होते हैं। फिर है जैसे महाद्वीप और महासागर में अंतर, पर्वत और पठार में अंतर। तो ये प्रश्न बहुत ही मतलब सरल हैं और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बस शब्द सीमा का जो हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही जलमंडल में जल का वितरण समझाते हुए हमको उसके महत्व बताना है ना। अब जैसे जलमंडल का क्वेश्चन आ गया, जल के वितरण को समझाना है हमको, तो हम उसमें कैसा करेंगे, हम उसमें पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, ग्लेशियर से कितना है, और भूजल का बताना है। तो इस तरह से क्या हम बताएंगे कि जलमंडल जो है उसमें जल का वितरण कहाँ है। घटक की बात करेंगे तो घटक का मतलब कि जलमंडल में के जो घटक है वो कहाँ कहाँ से जल है, जैसे झीलों से, नदियों से, नमी की जो मिट्टियाँ हैं, तो इन सब क्या है, घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। फिर महत्व क्या है हमारे जीवन में, हम कोई भी काम होता है बिना जल का हमारा संभव नहीं होता है, तो औद्योगिक उद्देश्य से भी हमको जल की आवश्यकता होती है। पौधों और जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, तापमान को भी नियंत्रण करता है ये, है ना, और जो हमारा अस्तित्व है या वायुमंडल का जो अस्तित्व है वो भी हमारा जल से ही है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये जलमंडल तक बताया। ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु के बारे में बात करें तो भी बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। महासागरीय कटक जैसे टिप्पणी लिखना, महासागरीय स्थलाकृति कौन कौन सी होती हैं, अपभू क्या होता है, उपभू ज्वार क्या है, भू उन्नति क्या है ना, और प्रशांत महासागर क्या है, या जो रिंग ऑफ फायर होती है वो क्या होती है, ग्रीवा खंड क्या है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो भी मैंने कवर किए हुए हैं इसमें। फिर महासागरीय लवणता जो है वो क्या होती है, निक्षेप क्या होते हैं महासागरीय। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने तो अभी तक आपको जलमंडल का बताया और आपके इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, यूनिट 10 कब तक कंप्लीट होगी तो कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ही कम क्वेश्चन बनेंगे, ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन बनाने लगो क्वेश्चन तो फिर पता चलता है कि हाँ कितने सारा क्वेश्चन बन सकता है और उसके कितने सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, है ना। जैसे महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण बताइए, है ना, और उन प्रभावित करने वाले कारक बताइए महासागरीय जलधाराओं को। जो महासागरीय जलधारा है वो क्या कहते हैं, किन किन कारणों को उससे प्रभावित होती है, ज्वार भाटा क्या है, उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है ना। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ज्वार भाटा के प्रकार बताइए व किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए। और प्रकार में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दीर्घ ज्वार, मिश्रित ज्वार, लघु ज्वार, अपभू व उपभू ज्वार, दैनिक ज्वार, विषुवत रेखीय अवनवृत्ति ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार। तो ये सब क्या है, सब टाइप्स ऑफ है ज्वार भाटा के। अब हमको किन्हीं 2-3 का वर्णन करना है, क्योंकि प्रश्न हमारा है वो 100 शब्दों में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्दों में आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा इससे। तो ऊंचाई के आधार पर देखिए 2 तरह के होते हैं, दीर्घ ज्वार होता है और लघु ज्वार होता है, ये सिर्फ ऊंचाई के आधार पर होता है। ऐसे ही हमारा जो आवृत्ति है, आवृत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होंगे, है ना। कौन कौन से, अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। देखिए अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित ज्वार, तो ये 3 टाइप्स के हैं। अब इसमें भी देखिए दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार बोलते हैं हम, ये जो कौन से थे, इनकी औसत ऊंचाई जो होती है ज्वार की वो बहुत ज़्यादा होती है टाइड्स की। पूर्णिमा या अमावस्या का होता है, तो मैंने यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश भी करी है ना। एग्जाम में क्या है, ज्योग्राफी में जितने डायग्राम होंगे तो उतना अच्छा होता है। तो इसमें क्या, ये कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जब हमारा दीर्घ ज्वार आता है। लघु ज्वार ये कम समय के लिए, और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी की तिथियों में आता है। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के साथ समकोण पर आने के कारण ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने समझाने की भी कोशिश की है, ये समकोण पर आने का, ठीक है। तो इसमें क्या है, महासागरों में ज्वार की ऊंचाई जो होती है वो अन्य तिथियों की अपेक्षा कम रह जाती है और ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण होता है। फिर आवृत्ति के आधार पर अर्धदैनिक ज्वार जो दिन में 2 बार आए और 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। मतलब पहला अगर 12 घंटे 26 मिनट मतलब एक ज्वार आ गया है तो उसके 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वार आएगा। दैनिक ज्वार जो होता है जो दिन में सिर्फ एक बार आता है, मतलब 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पर आता है। जैसे अभी एक आया है तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद फिर दूसरा आएगा, ऐसा। मिश्रित ज्वार क्या होता है, वो कभी भी आ सकता है और वो काफ़ी ऊंचे होते हैं।
तो ऐसा हम क्या है, ज्वार भाटा। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, महासागरीय जल धाराओं का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है। ये भी हमारा जलमंडल से रिलेटेड ही है ना, और पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु से संबंधित भूवैज्ञानिक सारणी। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको मेरे नोट्स में पूरे कवर मिलेंगे। ये मेरे नोट्स का ही एक पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और महासागरीय जलधाराओं का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, तो निकटवर्ती क्षेत्रों के मानव जीवन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो भी पीपल्स जो हैं, जो भी ह्यूमंस तटवर्ती क्षेत्रों के पास रहते हैं जहाँ पर ये जलधाराएं जो हैं, तो वहाँ पर इनका ह्यूमंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मत्स्याखेट मतलब जो मछली पालन का बिजनेस करते हैं, मछली पालन का या मछली का शिकार करते हैं वहाँ पे। अब जैसे ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से क्या है, धुंध और कोहरा उत्पन्न होता है, ठीक है, और आदर्श भौगोलिक दशा प्रदान होती है, लेकिन ये किसके लिए, मत्स्य पालन के लिए। तो तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं मानव का, वहाँ आर्थिक विकास, मतलब उनको आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है ऐसे क्षेत्रों पे। कैसे मिलेगा, आपने नाम सुना होगा न्यू फाउंडलैंड, है ना, ये ग्रांड बैंक है एक यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, मत्स्य का प्रमुख केंद्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म धारा जो है वो दोनों मिलती है और धुंध बनती है, तो वो जो दशाएं उत्पन्न होती हैं वो मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती हैं, जिससे यहाँ पे जो मत्स्य पालन है वो अधिक मात्रा में होता है। तो वो प्रमुख केंद्र बन गया है। अब व्यापार के लिए कैसे प्रभावी हो सकते हैं हमारी महासागरीय जलधाराएं, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में गर्म धाराएं बहती हैं, जिससे क्या होता है, तटों पर बर्फ नहीं जमती। अब गर्म धाराएं बह रही हैं तो वहाँ पे बर्फ नहीं जमेगी। अब बर्फ़ नहीं जमेगी तो क्या है, वो वर्ष भर खुले रह सकते हैं वहाँ पे व्यापार के लिए। मतलब वो लोग पूरे साल क्या है व्यापार कर सकते हैं। नहीं तो बर्फ़ अगर गिर जाती है तो क्या होता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और जो काम है दैनिक अपने वो प्रभावित हो जाते हैं। फिर कृषि पर प्रभाव, जापान का पश्चिमी तट पर क्यूरोसियो की धारा और सुशिमा, मतलब क्यूरोसियो की जो सुशिमा शाखा की गर्म धारा है, उसके कारण क्या होता है, पूर्वी तट की अपेक्षा जो तापमान वहाँ पे क्या है, अधिक रहता है मतलब वहाँ गर्म रहता है, तो बर्फ़ नहीं जमती है। और वहाँ पे जो दशाएं अनुकूल होती है, वहाँ की जो जलवायु होती है वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो इस तरह से क्या हुआ, मानव जीवन पर प्रभाव इसके कैसे पड़े, मछली पालन को भी बढ़ावा मिल रहा है, व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है और कृषि के लिए भी उपयुक्त दशाएं बन रही हैं। ऐसे ही ज्वार भाटा का हमने ऊपर क्वेश्चन रीड किया, तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। मतलब जब ज्वार भाटा आता है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी हमने मतलब नोट्स है मेरे उसमें है। तो इस तरह से क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसीलिए हम अभी उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। जो भी व्यूवर्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।